देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जो हर वक्त शमशान घाट में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। यहाँ पर चिताओं को आग लगाना हो या फिर उसके बाद शमशान घाट की साफ सफाई में इनका योगदान, ये सब लगभग 20 साल से है। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने अब उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। दोस्तों, मेरा नाम मदन लाल है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 22 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने यहाँ पर रोज लगभग सैकड़ों लाशें आती हैं और मैं और मेरे साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी और सहयोगी हम रोज उन चिताओं को जलाते हैं जो काफ़ी बार आधी जलकर रह जाती है। मैं भी अक्सर हर रोज लगभग 10 से 12 चिता जलाता हूँ, पर मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ तो डर से सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग चिताओं में आग लगाते हैं और जब चिता जल जाती है तो सभी चिताओं की राख एक साथ सफाई करते समय झाड़ू से गंगा में गिरा दिया करते हैं। पर एक दिन उस शमशान घाट में एक डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन आए। मैंने और मेरे साथी समीर ने उनके परिजनों को कहा कि अब लकड़ी ले आओ और लाश को गंगा जल से नहलाकर इधर रख दो। उस डेड बॉडी के सभी परिजन लकड़ी लेने गए हुए थे, बस उनके साथ वाला एक ही व्यक्ति उस लाश के साथ था। बातों ही बातों में मैंने उस आदमी से पूछा, वैसे भैया ये किसकी बॉडी है? उसके साथ जो आदमी था उसने कहा, ये मेरी मौसी है। वो आदमी अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा कि इनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और ये सब हो गया। दोस्तों, इतना सुनकर मैंने उस आदमी से पूछा, तो क्या उनकी तबीयत खराब थी? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मौसी बिल्कुल ठीक थी। कल रात अचानक उनकी मृत्यु हो गई। पता नहीं आधी रात को उनको अचानक ही क्या हुआ। खैर, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे दिन भर में सैकड़ों लोग आते हैं, इसलिए मैंने उस आदमी से अब और भी ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। तब तक उस लाश के परिजन लकड़ियाँ लेकर आ गए। उसके बाद हम दाह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर चुके थे। तभी मैं और समीर चिता के लिए लकड़ियाँ बिछाने में जुट गए तो मैंने देखा कि उस महिला की ज़्यादा उम्र तो नहीं लग रही थी, इसलिए वो पतले दुबले शरीर की थी और वजन भी बहुत कम था और लकड़ियाँ भी कम ही लगानी पड़ रही थी। हम लोगों ने लकड़ियाँ बिछाई और उनके परिजनों को कहा, आप इस लाश को अब चिता पर लिटा दो। उन लोगों ने वैसा ही किया। 4-5 लोगों ने उठाकर लाश को चिता पर रखा। तभी उस लाश के ऊपर से थोड़ा कपड़ा मुंह के पास से उड़ गया तो मेरी नज़र उस बॉडी पर पड़ी और मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उस महिला की आंख देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बार बार खुल रही है और बंद हो रही है। मानो ऐसा लग रहा था कि शायद वो जिंदा है, शायद उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए थे और पंडित जी ने भी दाह संस्कार की क्रियाक्रम शुरू कर दिया था कि तभी मैं समीर को थोड़ा किनारे लेकर गया और मैंने कहा, समीर, इस डेड बॉडी में जान है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इसकी पलकें झपक रही हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांसें भी चल रही हो। समीर ने मेरी बात सुनकर कहा, मदन यार, तू पागल तो नहीं हो गया? कैसे बात कर रहा है यार? वो मुर्दा है और मुर्दे में भी कभी सांसें चल सकती हैं क्या? हम रोज चिता जलाते हैं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद तेरा ये वहम है। चल जल्दी चल, अब उस चिता को आग जलाना है। मैंने उस समय तो समीर को कहा, हाँ चलो चलते हैं, मगर उसके बाद मैं अपने आप को समझा रहा था कि हो सकता है कि ये मेरा कोई वहम ही हो, पर बार बार ऐसा भी लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरा वहम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 साल से मेरी ज़िंदगी इसी शमशान घाट में चिता को जलाते बीत गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे उनके साथ साथ वापस से लगना चाहिए, तो फिर मैं उनके पास जाकर उस चिता को जलाने का काम करने लगा। अब काफ़ी वक्त हो गया था और वहाँ के जो लोग थे वो अब धीरे धीरे उस चिता से दूर होने लगे थे। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उस चिता के अंदर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हो। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मेरे कानों के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था
मैंने देखा कि उस जलती हुई चिता के अंदर वो महिला ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। और ये सब देखते ही मैं भी अपने सहकर्मी के पास गया और उसके बाद मैं उससे ये कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि इस औरत की सांसें अभी तक चल रही हैं और ऐसा ही हो रहा है। मेरी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। उन सभी का मुझे इस तरह से देखना मुझे काफ़ी हद तक अजीब सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त समीर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी हरकत कर रहा था। उसके बाद जब मैंने समीर को बताया तो उसने कहा, भाई तू पागल तो नहीं हो गया? जो उस लाश को जलाने के लिए लेकर यहाँ पर आए थे वो घर वाले भी मुझे शराबी और मेंटल बता रहे थे। तभी उन सभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इस बार मुझे चैन की सांस मिली तो मैंने देखा कि चारों तरफ अब मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सब कुछ मानो एक बार के लिए खामोश हो गया था और मेरा दिमाग भी अब सुन्न हो गया था। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल अभी भी यही कह रहा था कि हमने किसी जिंदा औरत को शमशान घाट के अंदर जला दिया है। बार बार वो दृश्य मेरी आंखों के सामने से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैंने आज बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। खैर उसके बाद जब वो सभी घर वाले वहाँ से चले गए तो मैं भी अपने दोस्त समीर के साथ थोड़ी देर आराम करने के लिए शमशान घाट के बगल में बनी हुई झोंपड़ी के पास चला गया। उस झोंपड़ी के पास पानी का एक कुंड बना हुआ था। हम उस पानी के कुंड के अंदर स्नान वगैरह करते थे और वहाँ पर एक पानी की टंकी भी बनी हुई थी। हम बीते समय की बात ही कर रहे थे कि मैं अभी भी अपने दोस्त समीर को बताने की कोशिश ही कर रहा था कि वो महिला जिंदा थी और हमने एक जिंदा महिला को जला दिया। लेकिन समीर को अभी भी मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। थोड़ी देर तक तो हम दोनों के बीच यूं ही बातचीत होती रही, मगर उसके बाद आज हमें दूसरी किसी भी चिता का इंतज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि आज का टाइम ख़त्म हो गया था और अब रात को यहाँ पर कोई भी चिता जलाने के लिए नहीं आता था। ऐसे में मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ से थोड़ी दूर मौजूद अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। मगर आज सोने से पहले मैंने ये सोचा नहीं था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक और दहशत भरी रात होने वाली थी। मैं अपने दोस्त समीर के साथ बड़े ही आराम से कमरे के अंदर लगे अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अभी ठंड का माहौल चल रहा था तो ऐसे में कंबल को लपेटकर सोने में एक अलग ही सुकून आता था। लेकिन आज तो मेरे दिमाग में सुबह की ही हो रही वो घटनाएं याद आ रही थी। बार बार वो दृश्य याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने आज ही की थी। दिमाग में काफ़ी सारे अजीब अजीब चीज़ों को लेकर अब मैं आराम से बिस्तर पर सोने लगा था। उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ठंड के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और ठंड मेरे शरीर पर इतनी बुरी तरह से हावी हो चुकी थी कि मेरे दांत भी बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए थे। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार के लिए मेरा पूरा बदन बुरी तरह से सहम उठा। दरअसल मैंने देखा कि इस वक्त मैं शमशान घाट की एक चिता पर लेटा हुआ था। दोस्तों ये सब देखते मानो मेरी आंखों के सामने आग बरसने लगी थी। इस वक्त मैं तुरंत ही खड़ा हुआ और अपने आजू बाजू में देखने लगा। मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में अचानक से शमशान घाट के बीच कैसे पहुँच गया और वो भी एक चिता के ऊपर। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? तभी मैंने देखा कि कुछ लोग भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। उन सभी को देखकर एक बार के लिए मुझे चैन की सांस तो मिली, लेकिन दूसरे ही पल चैन की सांस खौफनाक मंजर में बदल गई क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जो लोग मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे उन लोगों की गर्दन काफ़ी हद तक कटी हुई थी और वो सभी दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। उनका शरीर भी काफ़ी लंबा चौड़ा था और उनके हाथ तो उनके शरीर से भी लंबे लंबे लग रहे थे। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। और इतने में ही मुझे एक महिला नज़र आने लगी। उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी उसको कहीं पर देखा था। उसका वो दुबला पतला सा शरीर और सफ़ेद चमड़ी के रंग रूप में नज़र आने वाली उस महिला को मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी मुझे याद आया कि ये तो वही महिला थी जिसका मैंने कुछ समय पहले अंतिम संस्कार करवाया था।
और उस महिला को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि वो जिंदा थी और उसे जिंदा ही लोगों ने जला दिया था। अब वो मेरी तरफ देखकर एक हल्की और डरावनी सी मुस्कान दे रही थी। उसका ये रवैया देखकर मेरा तो बदन पूरी तरह से कांप उठा था। उसके साथ साथ और भी कई सारे लोग थे जो उसी की तरह डरावने लग रहे थे। उन सभी को देखकर अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब साथ ही साथ उन सभी लोगों ने धीरे धीरे मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। अब उनका ये रूप देखकर मैं समझ गया था कि वो सभी अब इस चिता को आग लगाने वाले थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं वहां से उठकर भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बार बार मेरे पांव एक स्थान पर स्थिर हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं उस चिता के ऊपर चिपक सा गया हूँ। मैं चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था और धीरे धीरे मुझे अपने शरीर के ऊपर बहुत ही भारी सा वजन महसूस होने लगा। वो वजन इस कदर बढ़ता जा रहा था कि मेरे पूरे शरीर की ताकत मिलाकर भी उस वजन को हिला डुलाने में नाकाम थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के अंदर मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की और उसके बाद जाकर कहीं मेरे शरीर के ऊपर से वो भारी भरकम वजन मुझे कम होता हुआ महसूस होने लगा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आग की ताप लेकर मेरे आजू बाजू में घूम रहा है और तभी उसने चिता पर आग लगा दी। आग लगते ही मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और मेरी चीख इतनी ज़्यादा तेज थी कि वहाँ का माहौल गूंज उठा। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में ही लेटा हुआ था। मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था। वो सपना इतना ज़्यादा भयानक था कि मेरा पूरा का पूरा शरीर इस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर भी पसीने से भीग गया था। तभी मेरा दोस्त समीर मेरे पास आया और उसने कहा, भाई तू ठीक तो है ना? तो मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद उसे पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर उसने कहा, साला तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मुझे लगता है कि हमें किसी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। उसकी बातें सुनते मुझे फिर से उसके ऊपर बहुत ही ज़ोर का गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में किसी डॉक्टर के पास जाने के बजाय हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए। वो मेरी बात सुनने के बाद मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद मेरी जिद के सामने उसे घुटने टेकने पड़े और फिर हम एक तांत्रिक बाबा के पास चले गए। मैं उस तांत्रिक बाबा को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था। उसके पास आते ही उन्होंने मेरी समस्या का हल बताते हुए कहा कि जिस महिला को आपने कल अंतिम संस्कार किया था उसके साथ आपका पुराना संबंध रह चुका है। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया और जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तब मुझे याद आया कि आज से 11 साल पहले मैं एक लड़की को पसंद करता था और तब जाकर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो लड़की वही थी। एक बार के लिए मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, मगर मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाया। फिर उस साधु बाबा ने बताया कि वो लड़की भी तुम्हें मरते दम तक नहीं भूली थी, इसलिए तुम्हें इस तरह की हरकतें नजर आई थी। फिर उसने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूक जैसा किया और मेरे साथ एक हवन में बैठकर मेरे हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लड़की कल के दिन ही मौत के घाट उतारी गई थी। दोस्तों, उस वक्त मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं रो नहीं सकता था। फिर हम अपने घर आ गए और उस दिन के बाद मुझे किसी भी घटना का एहसास नहीं हुआ, लेकिन वो दिन आज भी मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। दुख के साथ साथ एक अजीब सा डर भी मेरे बदन को कपकपा देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।